हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बिहेवियरलिज्म। लास्ट सेशन में हमने इसकी फीचर्स की एंड आज हम इस सेशन में बिहेवियरलिज्म में करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म। मीनिंग जो बिहेवियरलिज्म है ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू जो ट्रेडिशनल थ्योरी है हम उसको डिस्कार्ड कर नई थ्योरी है वो बिल्डअप करते हैं, जिसको हम बिहेवियरलिज्म का नाम देते हैं, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर है इसकी स्टडी की जाती है। तो इसकी क्या अचीवमेंट्स और क्या इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है और इसको खत्म कर इसको क्रिटिसाइज कर इसको क्यों पोस्ट बिहेवियरलिज्म है वो अप्रोच का जन्म होता है। तो पहले हम करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। फर्स्ट वन इज रिसर्च मेथडोलॉजी। मीनिंग बिहेवियरलिज्म ने पहली बार रिसर्च मेथडोलॉजी है इसको यूज किया था। पहले क्या था, ट्रेडिशनल थ्योरी थी जो रिसर्च पर स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं इन पर कोई फेथ नहीं करती थी, जो नॉर्म्स के ऊपर ही बेस्ड थी। लेकिन बिहेवियरलिज्म ने सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या की है इन पॉलिटिकल साइंस रिसर्च मेथडोलॉजी की। इट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। मीनिंग जो बिहेवियरलिज्म है बिहेवियरल अप्रोच से ही जो टेक्निकली रिसर्च है टेक्निक्स है इसको यूज किया जाने लगा। जो स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टूल्स हैं जो अदर सोशल साइंस में यूज हो रहे थे इसको फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस में भी यूज किया था। तो इसके साथ ही जो बिहेवियरलिज्म है ये डेवलप होता है इन द फील्ड ऑफ कंटेंट एनालिसिस। जो भी हम रिसर्च करते हैं उसका कंटेंट है वो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। केस एनालिसिस आगे रिसर्च में केस स्टडीज हैं वो भी की जाने लगी। उसके बाद इंटरव्यूइंग एंड ऑब्जर्वेशन ये भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। जब हम किसी से डाटा कलेक्ट करते हैं तो उससे इंटरव्यू के थ्रू क्वेश्चनिंग आंसरिंग है क्वेश्चनियर को भरा जाता है। उसके बाद ही एक ऑब्जर्वेशन कलेक्ट होती है फिर उसके ऊपर रिसर्च होती है। तो इस तरह जो बिहेवियरलिज्म है इसने बहुत ही ज्यादा रिसर्च मेथडोलॉजी है इसको यूज किया था। जो पहले क्या थी अदर सोशल साइंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें यूज होती थी। अदर सोशल साइंस जैसे इकोनॉमिक्स है इसमें यूज होती थी। तो इसको पहली बार पॉलिटिकल साइंस में भी बिहेवियरलिज्म ने ही यूज किया था। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज थ्योरी बिल्डिंग। जो बिहेवियरलिस्ट हैं जो थ्योरी बिल्डिंग में बिलीव करते हैं जी कहते थे जो थ्योरीज हैं दैट कैन बी बिल्ड फॉर द नॉलेज ओनली, बिल्ड द थ्योरीज ओनली नॉलेज पर्पस। इनका पर्पस ये था कि जो भी हम रिसर्च करेंगे इससे हम थ्योरीज को डेवलप करेंगे। जैसे नेचुरल साइंस है नेचुरल साइंस की थ्योरीज डेवलप होती हैं वैसे ही साइंस की तरह पॉलिटिकल साइंस में भी थ्योरी को बिल्ड किया जाएगा। पावर की इन्फ्लुएंस की थ्योरीज क्या है इसको डेवलप किया जाएगा। और जो थ्योरीज हैं थ्योरीज ऐसी नहीं रिसर्च की हमने जनरलाइज कर दिया और थ्योरी फ्रेम होगी। जो थ्योरीज हैं दैट मस्ट बी परफेक्टली वेरीफाइड बाय एविडेंस, उनको एविडेंस के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा तब जाकर थ्योरी बिल्डिंग है वो हो सकती है। तो ये दो मेन अचीवमेंट्स हैं बिहेवियरलिज्म की। और इसके बाद इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और इसको इसके साथ इंक्लूड भी कर सकते हैं। जो अचीवमेंट्स हैं जिस सिग्निफिकेंस में भी आ जाती हैं और इंपॉर्टेंस में जो अचीवमेंट्स भी इंक्लूड किए जा सकती हैं। इसको मैंने सेपरेट इसीलिए किया है अगर आपके एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन टू बेसिक अचीवमेंट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म तो आप ये क्वेश्चन भी डिफाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंस तो इसके मीनिंग के थ्रू अपने आप ही इंक्लूड हो जाती है। जैसे हमने फीचर्स की थी वैसे ही इसकी सिग्निफिकेंस बन चुकी है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉलिटिक्स। ये कहते हैं पॉलिटिक्स में इंडिविजुअल के एक्चुअल बिहेवियर की स्टडी करनी चाहिए। जो पॉलिटिकल एक्टर है वो ह्यूमन है। ह्यूमन के जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे कि वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल इवेंट में उसका कैसा बिहेवियर है तब तक हम पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, मेक द पॉलिटिकल साइंस अ वैल्यू फ्री सब्जेक्ट। जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो क्या थी? वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट थी। लेकिन
जो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है इसने पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू फ्री सब्जेक्ट बना दिया। इसने कहा एथिक्स एंड पॉलिटिक्स इनमें कोई रिलेशन नहीं है, एथिक्स को डिफरेंट और पॉलिटिकल साइंस को अलग से सेपरेटली स्टडी करना चाहिए और एथिक्स की पॉलिटिक्स में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसने पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू फ्री सब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट इज फोकस ऑन साइंटिफिक स्टडी। तो जे साइंटिफिक स्टडी रिसर्च पर, मैथमेटिकल टूल्स पर, स्टैटिस्टिकल टूल्स पर, हाइपोथेसिस पर, इन सब पर बिलीव करते हैं। इसीलिए इसने क्या बना दिया, पॉलिटिकल साइंस को एक साइंटिफिक स्टडी बना दी। नेक्स्ट इज इट वाइडन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ट्रेडिशनल थ्योरी में जो पॉलिटिकल साइंस है उसका स्कोप बहुत ही कम था, लेकिन बिहेवियरलिस्ट ने इसका स्कोप इंक्रीज कर दिया। इसमें इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको इंक्लूड कर लिया, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हर एक कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरलिस्ट ने इंक्लूड किया है। इनकी स्टडी के बिना ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की स्टडी पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसने स्कोप को इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। जो पॉलिटिकल साइंस है ये क्या है, मोनोग्राफिक स्टडी नहीं बन सकती है। पॉलिटिकल साइंस का अदर सोशल साइंस के साथ डेफिनेटली रिलेशन है, क्योंकि अदर एस्पेक्ट्स हैं इंडिविजुअल की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को भी अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर ही हमको स्टडी करना चाहिए। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी बना देता है। एंड लास्ट वन इज कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। इसने पॉलिटिकल साइंस को एक इंडिपेंडेंट वैल्यू फ्री सब्जेक्ट बना दिया। इसकी कंट्रीब्यूशन के थ्रू इसकी स्कोप इंक्रीज हुआ है और पॉलिटिकल साइंस में इतने फैक्टर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जिससे पॉलिटिकल साइंस है वो डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है। तो ये होगी सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। लेकिन इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है। अगर क्रिटिसिज्म ना होती तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जन्म ही क्यों होता। अगर हमको पता है आज के टाइम में बिहेवियरलिज्म अप्रोच है 1970s में ये खत्म हो गई थी। 1969 में जब डेविड ईस्टन है वो अपनी स्पीच देते हैं, उसके बाद ही वो क्या करते हैं, बिहेवियरलिज्म को खत्म कर पोस्ट बिहेवियरलिज्म है इसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो बिहेवियरलिज्म की कुछ डेफिनेटली कमियां भी हुई होंगी। वो कमियां, वो क्रिटिसिज्म कौन से हैं? फर्स्ट वन इज बिहेवियरलिस्ट मोर कंसर्न्ड विद द टेक्निक्स देन रिजल्ट्स। जो बिहेवियरल अप्रोच है जिस साइंटिफिक टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, जिस साइंटिफिक टेक्निक रिसर्च को ही सब कुछ मानती है, लेकिन रिजल्ट क्या आएंगे, रिजल्ट के थ्रू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, जे इनका मैटर ही नहीं है। तो जे सिर्फ साइंस टेक्निक के ऊपर ही बेस्ड रह गई है, लेकिन इसके रिजल्ट है, आगे रिजल्ट के थ्रू इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं जिसकी स्टडी नहीं करी है। हम पॉलिटिकल इवेंट्स को आगे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, पॉलिटिकल इवेंट्स के थ्रू जो गलतियां हुई हैं उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जे बिल्कुल ही साइलेंट हो जाती है। नंबर 2, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैन नेवर बी वैल्यू फ्री। जे पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू फ्री सब्जेक्ट बना रही हैं, लेकिन आप बताइए क्या एक स्टेट है वो एथिक्स के ऊपर बेस्ड नहीं होगी? हमारी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के लिए एथिक्स की जरूरत बहुत है। स्टेट वेलफेयर, स्टेट है, वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, वो तो एथिक्स से ही आते हैं। क्या हम पॉलिटिक्स की स्टडी वैल्यूज के बिना कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है जो वैल्यू फ्री होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू फ्री सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। इसलिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म में इस कमी को दूर कर दिया गया है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बिहेवियर इज एवर चेंजिंग। जे कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर है उसमें कुछ टाइप की रेगुलरिटीज, यूनिफॉर्मिटीज होती हैं। जैसे डेविड ईस्टन के 8 फंडामेंटल स्टोन में से एक था कि रेगुलरिटीज, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो मोर और लेस यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर क्या है वो तो हमेशा ही चेंज होता है। तो जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे ही बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसीलिए बहुत मुश्किल है अगर हम कहें ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए बिहेवियरलिज्म इसमें रॉन्ग प्रूफ होती है। नेक्स्ट इज नो एम्फेसिस ऑन अप्लाइड रिसर्च। जो अप्लाइड रिसर्च है इस पर तो इनका ध्यान ही नहीं है। जो पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस बनाने में लगे हुए हैं,
प्योर साइंस बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। इसीलिए जो अप्लाइड साइंस नहीं बना रहे थे, अप्लाइड रिसर्च नहीं कर रहे थे, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है कि लोगों का पॉलिटिकल साइंस से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको प्योर साइंस नहीं, इसको हमको अप्लाइड साइंस बनाने की जरूरत थी, जो पोस्ट बिहेवियरिज्म में इसके ऊपर काम हुआ है। नेक्स्ट इज इट लॉस्ट द आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसकी आइडेंटिटी, पॉलिटिकल साइंस एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हम कह रहे हैं, लेकिन इसकी ऑटोनॉमी है वो तो कहीं ना कहीं लॉस हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इट इज टू मच डिपेंडेंट ऑन अदर सोशल साइंस। अगर अदर सोशल साइंस पर ज्यादा डिपेंडेंट होगी तो पॉलिटिकल साइंस की अपनी ऑटोनॉमी है, आइडेंटिटी है, वो तो खत्म हो जाएगी, इसकी सिग्निफिकेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज इट रिप्रेजेंट द व्यू पॉइंट ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। तो जो भी बिहेवियरिस्ट थे अमेरिका में 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, जो उन्हीं की साइंटिस्ट थे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसने एशिया अफ्रीका कंट्री हैं, इन कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनके एस्पेक्ट्स को, उनके व्यूज को इग्नोर किया है। तो इस तरह जो सिर्फ कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ही रिप्रेजेंट करती है, उनके व्यूज को ही हम बिहेवियरिज्म अप्रोच कहने लगे। तो इस तरह जो पूरे यूनिवर्स को, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को रिप्रेजेंट नहीं करी थी, इसमें एशिया अफ्रीका जैसी कंट्रीज हैं, इनको तो टोटली इग्नोर ही कर दिया गया। नेक्स्ट इज इट हैज ओनली एकेडमिक इंपॉर्टेंस। जो पॉलिटिकल साइंस है इसने तो इसकी ओनली एकेडमिक इंपॉर्टेंस बना दी, आगे हम इसकी स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होगी, तो हमारा इंटरेस्ट है वो तो खत्म हो जाएगा। एज नॉट द हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रैक्टिकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी चीज सॉल्व करेगी, आम लोगों का भी पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट वन इज क्रिटिसिज्म बाय डेविड ईस्टन हिमसेल्फ। डेविड ईस्टन ने खुद इसको क्रिटिसाइज किया है। डेविड ईस्टन है, इसने ही बिहेवियरिज्म को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया। अब डेविड ईस्टन है जी सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो इन 1969 में जब एनुअल कन्वेंशन होती है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की, इसमें जो डिक्लेयर करते हैं दैट he felt dissatisfied with the political research, मीनिंग जो बिहेवियरिज्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं वो ही कह रहे हैं आई फेल्ट डिससेटिस्फाइड, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, एंड टीचिंग्स मेड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरिज्म। जो भी हमने रिसर्च किया, जो भी हमने टीच किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियरिज्म, इसके रिजल्ट्स हैं हम इससे टोटली सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए बिहेवियरिज्म की जगह अब पोस्ट बिहेवियरिज्म है, हम उसको डेवलप करते हैं। तो इसके बाद ही पोस्ट बिहेवियरिज्म है, इसका जन्म होता है। तो पोस्ट बिहेवियरिज्म क्या है हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स। एड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।